हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। टॉली विद होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट जो है 12th क्लास का आपने देख लिया होगा। देन उसके बाद आज हमारा क्लास पार्ट 2 है, जिसमें पूरा जो लेसन का आधा चैप्टर बचा हुआ था उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो उत्पादों का उदाहरण तक हम पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट किए थे। देन हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें हम जो भी बचा है हमारे लेसन में सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देन इसी के साथ आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम उत्पादों का उदाहरण तक देख चुके थे। देन उसके आगे हमें देखना है पार्ट 2 में, जिसमें से हमारी हेडिंग है नैदानिक पोषण और आहार की नैदानिक पोषण एवं आहारिकी नैदानिक पोषण एवं आहारिकी की मूलभूत संकल्पनाएं। ओके, तो आज की हमारी हेडिंग है नैदानिक पोषण एवं आहारिकी की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है। तो इसमें हमारा संकल्पनाएं क्या होती हैं, ठीक है। जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं यह क्या होती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो संकल्पनाएं हमें यह बताती हैं संकल्पनाएं हमें यह बताती हैं कि स्वस्थ आहार सही पोषण और बीमारी से लड़ने के लिए लड़ने के लिए पोषण प्रबंधन कितना जरूरी है। पोषण प्रबंधन कितना जरूरी है। ओके, तो नैदानिक पोषण और आहारिकी की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनका यही अर्थ है कि जो संकल्पनाएं होती हैं वह यह बताती हैं हमें कि हमें स्वस्थ आहार, सही पोषण और बीमारी से लड़ने के लिए पोषण प्रबंधन कितना जरूरी है, कि अगर हमारा पोषण सही रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही रहेगा। देन हम इसके आगे देख लेते हैं। मूलभूत संकल्पनाएं में हमारा पहला पॉइंट है हमारा नैदानिक पोषण में चिकित्सक की भूमिका देन हमारा दूसरा पॉइंट है आहार चिकित्सक। ओके,
देन हमारा तीसरा पॉइंट है पोषण देखभाल व मूल्यांकन। पोषण देखभाल व मूल्यांकन। ओके। देन हमारा चौथा पॉइंट है आहार के प्रकार। आहार के प्रकार। पांचवा पॉइंट है हमारा भोजन देने के तरीके। भोजन देने के तरीके। देन छठवां है हमारा चिकित्सकीय रोगों की रोकथाम। चिरकालिक रोगों की रोकथाम। ओके, ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। किसमें? मूलभूत संकल्पनाओं में। जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं वह हमें यह बताती हैं कि स्वस्थ आहार, सही पोषण और बीमारी से लड़ने के लिए पोषण हमारे लिए कितना जरूरी है। देन उसी के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें से हमारे ये 6 पॉइंट है, जिसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, आप इसे नोट कीजिए। जो हमारा पहला पॉइंट था वो क्या था? नैदानिक पोषण। ओके, तो पहले पॉइंट के अंतर्गत हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मरीज की पोषण जरूरत की जांच। मरीज की पोषण जरूरत की जांच। पोषण जरूरत की जांच और रिपोर्ट देखकर सही डाइट तय करना। जांच और रिपोर्ट देखकर सही डाइट तय करना। ओके, देन हमारा दूसरा पॉइंट है बीमारी के अनुसार डाइट बनाना। बीमारी के अनुसार डाइट बनाना। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा डायबिटीज, हार्ट, किडनी। डायबिटीज, हार्ट, किडनी आदि के अनुसार भोजन योजना। आदि के अनुसार भोजन योजना। भोजन योजना बनाना। ओके, देन चौथा पॉइंट है हमारा एथलीट्स सैनिकों मजदूरों के लिए विशेष डाइट बनाना। ओके,
5वां पॉइंट है हमारा, अस्पताल में भर्ती और बाहर के मरीजों के मरीजों के पोषण का ध्यान रखना। ओके, छठा पॉइंट है हमारा, बच्चों बुजुर्गों व विशेष संस्थानों के खान पान की व्यवस्था ओके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नैदानिक पोषण एवं आहार की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनमें से हमारा पहला है नैदानिक पोषण। अगर नैदानिक पोषण हमें करना है, नैदानिक पोषण हमने आपको जो कि पार्ट फर्स्ट में बताया है कि रोगी जब बीमार होता है उस समय उसका जो विशेष देखभाल किया जाता है, उसे ही हम नैदानिक पोषण कहते हैं। तो नैदानिक पोषण के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है कि मरीज की पोषण जरूरत की जांच और रिपोर्ट देखकर सही डाइट करना। मतलब आप नैदानिक पोषण अगर कर रहे हैं किसी रोगी का, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला पॉइंट हो चुका। देन जब नैदानिक पोषण में जो एक डाइट्रिशियन होता है, जब वह एक मरीज के लिए जो आहार तालिका बनाता है, उसके बारे में जब वो आहार तालिका बनाता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि जो मरीज होता है, तो डाइट्रिशियन जो उसका डाइट बनाता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि जो रोगी है उसको दिन में कितनी बार भोजन उसको देना है। जो मरीज है उसको कितनी बार दिन में भोजन देना है और क्या क्या देना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। किसको? एक डाइट्रिशियन को। देन दूसरी बात होता है कि खाना वह चबा सकता है, निगल सकता है, या मतलब कि ऐसे कई मरीज होते हैं जो खाने को चबा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, उन्हें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से वह खाना चबा व निगल नहीं सकते। तो इसलिए उस हिसाब से उन्हें भोजन की जो आहार तालिका होती है वह बनाया जाता है। देन उसके बाद मरीज चल फिर सकता है कि नहीं चल फिर सकता। अगर ऐसे कोई मरीज होते हैं जो कि दिन भर लेटे रहते हैं, तो कई मरीज हैं जो कि चल फिर सकते हैं, तो उनके हिसाब से उनका डाइट बनाना चाहिए। मतलब उन्हें कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी एनर्जी वो अपना जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा कैलोरी ऊर्जा उन्हें हम नहीं दे सकते। देन उसके बाद हमें ध्यान रखना, डाइट्रिशियन को ध्यान रखना चाहिए कि जो मरीज है वह किस जाति धर्म का है, मतलब कि कैसा आहार वह ग्रहण करता है, मतलब कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसके जाति धर्म के हिसाब से भी डाइट प्लान बनाना चाहिए। देन उसके बाद जो मरीज होता है उसको किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिससे उसका वो जो मरीज है, जो रोगी है, उसका रोग जो है वह जल्दी ठीक हो जाए। किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता उसे ज्यादा है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम है। तो कई ऐसे रोग होते हैं जिनमें कई चीजें रोक दी जाती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक डाइट्रिशियन जो है वह डाइट प्लान बनाता है। देन उसके बाद मरीज की मानसिक स्थिति कैसी है, कि मानसिक स्थिति का मतलब है कि कई रोगी होते हैं जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं आगे का जो करने वाला हूँ कैसे करूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बीमारी की अवस्था में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है वह ठीक नहीं होती है। बहुत लोग चिंता करते हैं, बहुत लोग को स्ट्रेस रहता है। तो ये सारी चीजें जो मानसिक से संबंधित है,
इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक डाइट्रिशियन जो है वह उनका डाइट प्लान बनाता है। अब हम इसकी आगे की हेडिंग अपनी देख लेते हैं। हमारी आगे की हेडिंग क्या है? तो हमारी दूसरी हेडिंग है आहार चिकित्सा। हमारी दूसरी हेडिंग है आहार चिकित्सा। ओके, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, यह चिकित्सा का एक हिस्सा है। आहार चिकित्सा, तो यह चिकित्सा का एक हिस्सा है। यह चिकित्सा का एक हिस्सा है। यह चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसमें खाना दवा की आहार चिकित्सा, यह चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसमें खाना दवा की तरह इस्तेमाल होता है, जिसमें जो खाना होता है, खाना जो है वह दवा की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, खाना जो है वह दवा की तरह इस्तेमाल होता है कि मरीज की उसकी बीमारी के अनुसार मरीज की उसकी बीमारी के अनुसार भोजन दिया जाए, जिससे बीमारी के अनुसार भोजन दिया जाए जिससे रोगी जल्दी ठीक हो जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया आहार चिकित्सा। ओके, तो ये जो हमारा आहार चिकित्सा होता है, इसके हमारे कुछ उद्देश्य हैं जिसे हम देख लेते हैं। तो उद्देश्य में हमारे पहला पॉइंट है कि मरीज की खाने की आदतों को ध्यान में रखना, फिर डाइट बनाना। मरीज की आदतों को ध्यान में रखकर डाइट प्लान बनाना। ओके, तो हमारा ये जो आहार चिकित्सा है, इस चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसमें खाना जो होता है वह दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि रोगी को जो खाना दिया जाता है वह दवा की तरह दिया जाता है। मतलब कि ऐसे भोजन दिए जाते हैं जो कि दवा की तरह काम करते हैं, कि मतलब कि उनके जो रोगी होता है उनके शरीर में किस चीज की आवश्यकता है जिससे उनका रोग ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से उसी भोजन को ना वो दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब कि उसी भोजन को किस तरह की आवश्यकता है उनके शरीर में, उसी प्रकार का भोजन उस रोगी को दिया जाता है जिससे वह जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसा करने का क्या उद्देश्य होता है? उसी में हमारा पहला उद्देश्य है कि मरीज की आदतों के अनुसार, उसका आदत जैसा होता है उसके अनुसार उनका डाइट प्लान बनाया जाता है, जिससे कि मरीज अपनी आदत के अनुसार भोजन ग्रहण करे और उसका जो रोगी जो उसकी बीमारी है वह जल्दी ठीक हो जाए। देन हमारा दूसरा उद्देश्य में बताया गया है
कि बीमारी को कंट्रोल व सुधार के लिए बीमारी को कंट्रोल व सुधार के लिए खाने में बदलाव बीमारी को कंट्रोल व सुधार के लिए, मतलब कि बीमारी को, जो उसका बीमारी है, रोगी को जो बीमारी है उसके अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए उसे भोज्य पदार्थों में, जो उसका भोज्य पदार्थ है उसमें बदलाव कर दे, विविधता कर दे। अगर कई प्रकार का भोजन उसे दिया जाएगा तो वो आसानी से खा लेगा। अगर एक ही भोजन रोज दिया जाएगा तो वह नहीं खा पाएगा। इसलिए उसमें बदलाव करना चाहिए भोज्य पदार्थों में, और विविधता लानी चाहिए ताकि भोजन उसे पसंद आए। देन हमारा तीसरा उद्देश्य है, तीसरे उद्देश्य में बताया गया है पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। ओके, पोषक तत्वों की जो कमी है उसके अंदर उसको पूरा करना। देन चौथा पॉइंट है हमारा, लंबी व छोटी बीमारी में डाइट से परेशानी कम करना। चौथा पॉइंट है हमारा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों को कंट्रोल करना। ओके, देन इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है, मरीज को सिखाना क्या खाना है क्या नहीं। हमारा लास्ट उद्देश्य है कि मरीज को यह सिखाना कि उसे क्या खाना है क्या नहीं। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 उद्देश्य जो कि आहार चिकित्सा से संबंधित है। नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बता दूंगा। पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पोषण देखभाल प्रक्रिया। तीसरा पॉइंट है हमारा पोषण देखभाल प्रक्रिया। ओके, तो पोषण देखभाल प्रक्रिया में पहला है हमारा पोषण मूल्यांकन। ओके, पहला है हमारा पोषण मूल्यांकन। तो पोषण मूल्यांकन के अंतर्गत हमारा आता है कि जब पोषण की देखभाल की प्रक्रिया की जाती है किसी रोगी के, तो सबसे पहले क्या होता है, पोषण का मूल्यांकन। पोषण का मूल्यांकन का मतलब है कि जो रोगी है उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति को पता लगाकर उसी के अनुसार उसको पोषण देना हमारा क्या कहलाता है, पोषण मूल्यांकन। पोषण मूल्यांकन का मतलब है कि पहले उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि वह किस स्थिति में है, कैसी बीमारी है, क्या क्या करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को पहले मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। देन उसके बाद उस रोगी को आगे का प्रोसेस उसके साथ किया जाता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है पोषण और देखभाल प्रक्रिया में पोषण निदान। क्या है, पोषण निदान। पोषण निदान का मतलब है
पोषण निदान का मतलब है कि जो रोगी का पहले मूल्यांकन करेंगे कि इसे कौन सी समस्या है, कौन सा रोग है, देन उसके बाद पोषण का निदान करेंगे। मतलब कि जो रोगी को जो रोग है, जो बीमार है, उसको जो बीमारी है उसका क्या निदान है, उसका क्या उपचार है, उसके अंदर किस चीज की कमजोरी है, मतलब कि किससे संबंधित समस्या है, उससे कैसे उसका निदान होगा, कैसे उसका उपचार किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। देन हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा पोषण हस्तक्षेप। पोषण हस्तक्षेप। ओके, पोषण हस्तक्षेप में समस्या को सुधारने के लिए आहार योजना बनाना। तो पोषण हस्तक्षेप में क्या होता है कि अब जो बीमारी है, रोगी को जो बीमारी है उसके बारे में पता चल गया है हमें निदान के समय ही। तो जब पोषण हस्तक्षेप करेंगे तो हमें जो रोगी को जो रोग रहेगा उसी के अनुसार उसका डाइट प्लान जो है बनाया जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होगा। देन हमारा चौथा पॉइंट है इसमें परिणामों का मूल्यांकन। क्या है? परिणामों का मूल्यांकन। ओके, लास्ट में हमारा क्या होगा? परिणामों का मूल्यांकन। देखना योजना काम कर रही है या नहीं। तो जब हम परिणामों का मूल्यांकन करेंगे कि मतलब हमने जो उपचार अपनाया है, जो उपचार हम कर रहे हैं, उससे रोगी की स्थिति में, उसके स्वास्थ्य में सुधार आया कि नहीं आया, कि किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है कि और क्या उसमें किया जाए जिससे रोगी जल्दी ठीक हो जाए। तो परिणामों के मूल्यांकन में यही देखा जाता है कि रोगी की जो स्थिति है, जो उसका स्वास्थ्य है, उसमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किस चीज की कमी है, किस चीज की आवश्यकता है जिसे देने से रोगी ठीक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को परिणामों के मूल्यांकन में देखा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आगे हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारे 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोषण मूल्यांकन। पोषण मूल्यांकन। ओके, पोषण मूल्यांकन में रोगी का पोषण स्थिति, रोगी का पोषण स्थिति जानने के लिए ABCD मॉडल अपनाया जाता है। ABCD मॉडल अपनाया जाता है। ओके, तो जब रोगी के पोषण की स्थिति जानना होता है, हमें पोषण मूल्यांकन करना होता है, जब उसकी स्थिति जानना होता है रोगी का, तो हम क्या करते हैं कि ABCD एक मॉडल होता है जो कि पोषण के क्षेत्र में होता है। तो ABCD जो मॉडल है यही उस समय अपनाया जाता है, जिससे रोगी की जो स्थिति होती है वह हमें मालूम पड़ती है। तो इस मॉडल के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि हम कैसे क्या देखते हैं। ठीक है, तो ABCD मॉडल जो है यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए यह आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ABCD मॉडल आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देन इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे हम क्या देखते हैं। तो पहला है हमारा ABCD है ना, तो पहले हम A फॉर देख लेते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक इसको हम हिंदी में कहते हैं शारीरिक मापन। ठीक है, A फॉर होता है एंथ्रोपोमेट्रिक,
मतलब कि शारीरिक मापन। ठीक है, अब इस शारीरिक मापन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? वजन, ऊंचाई, शरीर का माप। वजन, ऊंचाई, वजन, ऊंचाई, शरीर का माप। ओके, तो हमारा जो ABCD मॉडल है, इसमें से हमारा E फॉर है एंथ्रोपोमेट्रिक, मतलब कि शारीरिक मापन करना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शारीरिक मापन किया जाता है। और शारीरिक मापन में क्या किया जाता है? शारीरिक मापन में उसका वजन देखा जाता है रोगी का, उसकी ऊंचाई देखी जाती है, शरीर का जो माप है उन सारे मापों को देखा जाता है। देन हमारा दूसरा क्या है? बी। ABCD मॉडल है ना, तो जो बी है हमारा, उसका मतलब होता है बायोकेमिकल बायोकेमिकल का मतलब होता है रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण। ओके, क्या होता है हमारा? रासायनिक परीक्षण। इसमें क्या होता है? खून, मूत्र जांच, खून व मूत्र का जांच, और इसमें क्या होता है? पोषक तत्वों का स्तर। पोषक तत्वों का स्तर। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है? हमारा बी फॉर होता है बायोकेमिकल, रासायनिक परीक्षण, जिसमें खून मूत्र का जांच किया जाता है और पोषक तत्वों का स्तर देखा जाता है कि रोगी के अंदर पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। देन हमारा तीसरा है इस मॉडल में सी। ठीक है, सी फॉर है हमारा क्लिनिकल। ठीक है, क्या है हमारा? क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल का मतलब है हमारा नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन। ओके, इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है? नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत त्वचा, बाल, आंखें। ठीक है, क्या देखा जाता है? त्वचा, बाल, आंखें, और त्वचा, बाल, आंखें और कमजोरी। ओके, तो तीसरा है हमारा क्लिनिकल, नैदानिक मूल्यांकन, जिसमें त्वचा, बाल, आंखें और कमजोरी देखा जाता है रोगी के अंदर किस चीज की कमजोरी है। देन हमारा चौथा है डी। ठीक है, डी फॉर हम क्या पढ़ते हैं? डाइट्री। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम? डाइट्री मतलब कि आहार मूल्यांकन। ओके, क्या है हमारा? आहार मूल्यांकन। ओके, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? आहार मूल्यांकन के अंतर्गत रोगी का खाना, रोगी का खाना, पहला हो गया रोगी का खाना, दूसरा आहार गुणवत्ता, मतलब उनके आहार में उनका जो आहार दिया जाता है वह किस गुणवत्ता का है, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की कमी व अधिकता। ओके,
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा ABCD मॉडल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो रोगी के पोषण की जो स्थिति होती है उसको जानने के लिए हम ABCD मॉडल जो है वह अपनाते हैं। उसमें क्या देखते हैं, ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मतलब कि शारीरिक मापन किया जाता है, जिसमें वजन, ऊंचाई, शरीर की माप लिया जाता है। देन हमारा दूसरा है बी फॉर बायोकेमिकल मतलब कि रासायनिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें खून मूत्र की जांच और पोषक तत्वों का स्तर देखा जाता है। देन हमारा तीसरा सी है, जिसका मतलब होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब होता है कि नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन में क्या देखा जाता है, त्वचा, बाल, आंखें और कमजोरी। देन हमारा चौथा है डी, जिसका मतलब है डाइटरी। डाइटरी का मतलब होता है आहार मूल्यांकन। आहार मूल्यांकन में रोगी का खाना, आहार की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की कहीं अधिकता कहीं कमी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानना। ये हो गया हमारा ABCD मॉडल। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आहार के प्रकार। हमारे आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारा आहार जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा नियमित व सामान्य आहार। नियमित व सामान्य आहार। ओके। देन दूसरा जो है वो है संशोधित व चिकित्सीय आहार। संशोधित व चिकित्सीय आहार। चिकित्सीय आहार। ओके। तो हमारे पहला पॉइंट है हमारा स्वस्थ लोगों के लिए। क्या है, स्वस्थ लोगों के लिए। मतलब कि ये जो नियमित व सामान्य आहार होता है वह स्वस्थ लोगों के लिए होता है। ठीक है। देन हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा संतुलित और रोजमर्रा की जरूरत। संतुलित और रोजमर्रा की जरूरत। देन तीसरा पॉइंट है सभी आयु और कार्य के अनुसार पोषण। सभी आयु और कार्य के अनुसार पोषण। ओके। तो ये हो गया हमारा नियमित व सामान्य आहार जो स्वस्थ लोगों को दिया जाता है। संतुलित और रोजमर्रा की जो जरूरत है जिसको उस प्रकार से दिया जाता है। देन सभी आयु और कार्य के अनुसार पोषण दिया जाता है। और दूसरे में हम देख लेते हैं, हमारा पहला पॉइंट है कि बीमार व्यक्तियों के लिए संशोधित आहार में बीमार व्यक्तियों के लिए डॉक्टर व डाइट्रिशियन की सलाह से जो विशेष पोषण जरूरत को पूरा करता है। जो विशेष पोषण जरूरत को पूरा करता है।
ओके, पूरा करता है। तो ये हो गए हमारे दो प्रकार के आहार। सामान्य हो गए जो स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है, और संशोधित व चिकित्सीय आहार जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह बीमार व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि एक डॉक्टर या डाइट्रिशियन की सलाह से दिया जाता है। ठीक है, इसमें बदलाव क्या किए जा सकते हैं, इसमें बदलाव क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इस आहार के प्रकार में हम बदलाव क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जिसमें से हम पहला देख लेते हैं, क्या बदलाव, ठीक है, क्या बदलाव हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है बनावट में बदलाव। ठीक है, क्या है हमारा, बनावट में बदलाव। ओके, बनावट में बदलाव का मतलब है कि भोजन जो है वह तरल, नरम, अर्ध तरल, जिस प्रकार से रोगी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब खा सकता है, उस प्रकार से भोज्य पदार्थों के बनावट में हम परिवर्तन कर देंगे। देन हमारा दूसरा है जो कि हम बदलाव कर सकते हैं, ऊर्जा स्तर में बदलाव। ठीक है, क्या है हमारा, ऊर्जा स्तर में बदलाव। ओके, ऊर्जा स्तर में बदलाव का मतलब है कि जो रोगी है उसमें कम ऊर्जा लेने की आवश्यकता है या फिर ज्यादा, उस प्रकार से भोजन में बदलाव करके उसको दिया जाएगा। मतलब कि ज्यादा कैलोरी किसमें मिल रहा है, कम कैलोरी किसमें मिल रहा है, उस प्रकार से जो डाइट्रिशियन है वह देखेगा कि रोगी को किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, मतलब कि कम है या ज्यादा, तो उसी प्रकार से भोज्य पदार्थ उसे दिया जाएगा। देन हमारा तीसरा है पोषक तत्वों में बदलाव। जो पोषक तत्व दिए जाते हैं, पोषक तत्वों में बदलाव। ओके, जो पोषक तत्व रोगी को दिए जाते हैं उनमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, मतलब कि पोषक तत्वों का मतलब है कि जो पोषक तत्व रोगी को दिए जाते हैं उसमें कम नमक चाहिए या कम मीठा चाहिए या फाइबर चाहिए या रेशे चाहिए, तो इस हिसाब से रोगी को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा है, किसको और कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता कम है, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से हम बदलाव करके उन्हें पोषक तत्व देंगे। देन हमारा चौथा पॉइंट है भोजन की बारंबारता। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, भोजन की बारंबारता। ओके, भोजन की बारंबारता से मतलब है कि दिन में जो रोगी है दिन में उसे कितनी बार भोजन देना है। ठीक है, भोजन की बारंबारता का मतलब है कि जो रोगी है उसको दिन में कितनी बार आहार देना है, कितनी बार भोजन देना है, ये एक डाइट्रिशियन देखेगा कैसी आवश्यकता है उसे, उसी प्रकार से उसे भोजन दिया जाएगा। देन इसका उद्देश्य क्या होता है, ये जो बदलाव किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है, कि उद्देश्य ये किया जाता है जिससे बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। तो इनका ये जो उद्देश्य है यहाँ पर देख लेते हैं, किस उद्देश्य ऐसा करते हैं। तो इनका यह पहला उद्देश्य है बीमारी से जल्दी ठीक करना। ओके, दूसरा उद्देश्य है इनका, दूसरा उद्देश्य है कि शरीर को ताकत देना। शरीर को ताकत देना। और तीसरा उद्देश्य है इनका इलाज में मदद करना। ओके, क्या है, इलाज में बनावट में परिवर्तन, यही था ना, बनावट में मतलब कि जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बनावट में परिवर्तन कर दे।
तो उसी में हमारा पहला पॉइंट है, उसी में हमारा पहला पॉइंट है जो क्या है, तरल आहार। तरल आहार, ओके। तरल आहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये कमरे के तापमान पर, ये जो तरल आहार होते हैं ये कमरे के तापमान, कमरे के तापमान द्रव अवस्था में होते हैं, तापमान पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होते हैं, ओके। द्रव अवस्था में होते हैं। देन हमारा दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत जो तरल आहार में है, इन्हें पूर्ण तरल आहार भी कहा जाता है। इन्हें पूर्ण तरल आहार, इन्हें पूर्ण तरल आहार भी कहा जाता है। कहा जाता है। देन हमारा तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत, ये रेशा फाइबर रहित, ये रेशा फाइबर रहित आसानी से पचने वाले होते हैं। आसानी से पचने वाले होते हैं, ओके। तो हमारे तरल पदार्थों में क्या है, उदाहरण हम देख लेते हैं कि हमारे तरल आहार में क्या क्या आते हैं। नारियल पानी है, क्या है हमारा, नारियल पानी। देन दूसरा है फलों का रस, फलों का रस है। देन उसके बाद है दूध छाछ, मिल्क शेक आदि, ओके, मिल्क शेक आदि। तो हमारे जो तरल आहार के अंतर्गत आते हैं वे रोगी को इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह सरलता से, आसानी से उनको पच जाए। उसमें क्या क्या आता है, हमारा नारियल पानी है, फलों का रस है, छाछ है, दूध है, मिल्क शेक है, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से उनके अंदर पच जाए। पूर्ण व अस्पष्ट तरल आहार। दूसरा है हमारा पूर्ण व अस्पष्ट तरल आहार, अस्पष्ट तरल आहार, ओके। इसके अंतर्गत हमारा आता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, हमारा यह सामान्य तरल भी, यह सामान्य तरल से भी पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है, ओके। बिना लुप्ती के, उदाहरण के रूप में होता है, उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, सूप रस हल्की चाय, जैसे किसी चीज का सूप हो गया, चाय हो गया ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला चाय हो गया, किसी चीज का रस हो गया, ओके। इससे लाभ क्या होता है, कि सर्जरी के तुरंत बाद जो है वह दिया जाता है। सर्जरी के तुरंत बाद यह
दिया जाता है। ओके, इसकी सीमा क्या है देख लेते हैं। यह आहार पोषण की यह आहार पोषण की सभी आवश्यकताओं को पोषण की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। पूरा नहीं करता। ओके, देन इसके बाद हम अपना तीसरा देख लेते हैं। पहला हमारा क्या हुआ था, बनावट के आधार पर तरल आहार, ठीक है। दूसरा हुआ हमारा पूर्ण व अस्पष्ट तरल आहार। अब इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। जो तीसरा प्रकार है हमारा, वह क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा नरम आहार। ओके, क्या है हमारा नरम आहार। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता जो है हल्के पके हुए नरम, हल्के पके हुए नरम लेकिन ठोस खाद्य पदार्थ, ओके। दूसरा है कि कम रेशेदार, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है कम रेशेदार आसानी से पचने योग्य, ओके। ये दो इसकी विशेषताएं हैं किसकी, नरम आहार की। देन उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जो नरम आहार का उदाहरण देख लेते हैं। खिचड़ी दलिया साबूदाना का खीर, खिचड़ी दलिया साबूदाना का खीर, ओके। ये हो गए इनके उदाहरण जो कि नरम आहार के अंतर्गत आते हैं। देन इसके बाद हम देख लेते हैं इससे लाभ क्या है, ठीक है। इससे लाभ क्या है, उल्टी गैस अपच, ठीक है। पेट फूलने में आराम, ओके। बिना रेसे बीज मसाले के बिना रेसे बीज मसाले के पेट को राहत देने के लिए
राहत देने के लिए, ठीक है। देन दूसरा क्या, पाचन तंत्र को आराम देने के लिए दिया जाता है। पाचन तंत्र को आराम देने के लिए, आराम देने के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे उदाहरण, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना का खीर जो कि नरम आहार के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद इससे लाभ क्या होता है, उल्टी, गैस, अपच, पेट फूलने में आराम। ऐसे आहार करने से ये सारी चीजें हमें नहीं होती हैं, इससे हमें लाभ होता है। बिना रेसे बीज मसाले के पेट को राहत देने के लिए ऐसा भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है जिससे पाचन तंत्र को आराम और आसानी से पच जाने की वजह से इसे दिया जाता है, ठीक है। देन हम अब चौथा देख लेते हैं, 3 हो गया हमारा, अभी हम चौथा देख लेते हैं। चौथा है हमारा तैयार मृदु आहार। चौथा है हमारा तैयार मृदु आहार। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा तैयार मृदु आहार। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, जब सामान्य खाने को चबाना मुश्किल हो तो, जब सामान्य खाने को, जब सामान्य खाने को चबाना मुश्किल हो तो, जब सामान्य खाने को चबाना मुश्किल हो तो उसे मुलायम बनाने के लिए थोड़ा बदलाव किया जाता है। उसे मुलायम बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए थोड़ा बदलाव किया जाता है। ओके, क्या बदलाव किया जाता है, इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें कोई खास दवा व चिकित्सक संशोधन नहीं होता। इसमें कोई खास दवा व चिकित्सक संशोधन नहीं किया जाता। चिकित्सक संशोधन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। सिर्फ पकाने का तरीका बदल दिया जाता है। सिर्फ पकाने का तरीका बदल दिया जाता है। ओके, देन तीसरा पॉइंट है हमारा उदाहरण के रूप में, इसके उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। पहला है नरम मसला व कुचला हुआ भोजन। नरम मसला व कुचला हुआ भोजन। देन दूसरा है हमारा फल और सब्जियां।
फल और सब्जियां जिन्हें आसानी से चबाया जा सके, जिन्हें आसानी से चबाया जा सके। ओके, देन हमारा तीसरा पॉइंट है सेरवा युक्त खाना। सेरवा युक्त खाना, ठीक है, ये हमारे मृदु आहार के अंतर्गत आते हैं। देन अब हम इसके आगे देख लेते हैं भोजन देने के तरीके। भोजन देने के तरीके, ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है, भोजन देने के तरीके, ठीक है। तो जिसमें से हमारा पहला तरीका है, भोजन देने के जो तरीके हैं उनमें से हमारा पहला तरीका है मुंह से भोजन देना। क्या है, मुंह से भोजन देना। ओके, तो यह सबसे आसान व सुरक्षित तरीका है। यह जो तरीका है यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, ठीक है। ओके, देन हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा यह तब प्रयोग किया जाता है, यह तब प्रयोग किया जाता है जब रोगी मुंह से खावा निगल सके। जब रोगी मुंह से खावा निगल सके, ठीक है। इस तरीके का प्रयोग कब किया जाता है, भोजन देने के तरीके में सबसे पहला तरीका है हमारा मुंह से भोजन देना, जो मुंह से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है मुंह से भोजन ग्रहण करना। देन हमारा दूसरा पॉइंट है कि यह तरीका तब प्रयोग किया जाता है जब जो रोगी है वह मुंह से भोजन चबा सकता है और निगल सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब हम इस तरीके को अपनाते हैं। अब हम अपना देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हमारा जो है वह क्या है, नली द्वारा, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, खाना देने का, भोजन देने का, नली द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पहला पॉइंट है जब रोगी मुंह से नहीं खा सकता, जब जो रोगी है मुंह से नहीं खा सकता, ठीक है। जब रोगी मुंह से नहीं खा सकता, देन हमारा दूसरा पॉइंट है भोजन ट्यूब के जरिए
ये जो भोजन है ट्यूब के जरिए पेट व आंत में पहुंचाया जाता है। पेट व आंत में पहुंचाया जाता है। ठीक है। देन हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें कि अस्थाई अस्थाई दोनों हो सकता है। अस्थाई या फिर अस्थाई दोनों हो सकता है। ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा दूसरा तरीका है वह क्या है? नली के द्वारा। मतलब कि हम जब रोगी मुंह से नहीं खा सकता तो हम नली के माध्यम से जो भोजन होता है उसको पेट व आंत में ट्यूब के द्वारा पहुंचाते हैं। ठीक है। जब रोगी व्यक्ति मुंह से नहीं खा सकता तो ट्यूब के माध्यम से जो भी भोजन होता है वह पेट व आंत में पहुंचाया जाता है। यह अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकता है। यह रोगी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ठीक है। देन हम इसके आगे देख लेते हैं हमारा तीसरा कौन सा है। ठीक है। भोजन देने के तरीकों में हम दो है अंतःशिरा पोषण। ठीक है। हमारा तीसरा है भोजन देने के तरीके में अंतःशिरा पोषण, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है जब रोगी खाना नहीं खा या पचा सकता, जब रोगी खाना नहीं खा पचा सकता। ठीक है। जब नहीं खा पचा सकता तब इस अंतःशिरा पोषण का प्रयोग किया जाता है। देन हमारा दूसरा पॉइंट है नस के माध्यम से सीधे पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। ओके। देन हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा गंभीर स्थिति जैसे सर्जरी, कोमा आईसीयू में उपयोग। ओके। तो भोजन देने के तरीके में हमने 3 देखा। पहला हमने देखा मुंह के द्वारा भोजन देना जब व्यक्ति स्वस्थ होता है। देन हमने
मुंह के द्वारा देखा जब रोगी जो है वह स्वस्थ होता है। दूसरा हमने नली के माध्यम से देखा जब रोगी भोजन चबा या पचा नहीं सकता। ठीक है, जब रोगी भोजन चबा और निगल नहीं सकता है तब उसे हम ट्यूब के माध्यम से उसके पेट व आंत में पोषक तत्व पहुंचाते हैं। देन हमारा तीसरा है अंतःशिरा पोषण। जब रोगी जो होता है ना वो खा सकता है ना उसको पचा सकता है, मतलब कि कोई क्रिया शरीर के अंदर पचाने योग्य नहीं हो रही है, तब क्या किया जाता है कि डायरेक्ट नस के माध्यम से पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है। और ये किस स्थिति में दिया जाता है? जब किसी की सर्जरी रोगों की रोकथाम, चिरकालिक रोगों की रोकथाम। ओके, तो हमारी क्या हेडिंग हुई? तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक जो रोग होते हैं उनका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इनके रोकथाम, हम चिरकालिक रोगों का रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि सही आहार पोषण और सही आहार पोषण और जीवन शैली से चिरकालिक रोगों को रोका और चिरकालिक किया जा सकता है। रोगों को रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, देन हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा कि ज्यादा वसा, चीनी और ज्यादा वसा और चीनी और रिफाइंड चीजें खाने से तो ज्यादा वसा, चीनी और रिफाइंड चीजें खाने से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट है शहरी जीवन शैली में पोषणहीन आहार
और कम शारीरिक गतिविधियां और कम शारीरिक विधियां कम शारीरिक विधियां कम शारीरिक गतिविधियां रोगों का कारण बनती हैं। रोगों का कारण बनती हैं। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा चिरकालिक रोगों की रोकथाम के लिए चिरकालिक रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार व्यायाम, कम तनाव और पोषण सलाह दी जाती है। आवश्यक ज्ञान और समझ। ओके, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आवश्यक ज्ञान और समझ। आवश्यक ज्ञान और समझ का मतलब है कि अगर आप कोई नैदानिक विशेषज्ञ बनने वाले हैं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ या फिर आहारिकी विशेषज्ञ बनने वाले हैं, तो आपको किस किस चीज का ज्ञान व समझ होना चाहिए, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जो कि हमें ज्ञान और समझ के अंतर्गत पढ़ना है, पोषण खाद्य विज्ञान। पोषण खाद्य विज्ञान, रसायन जीव विज्ञान आदि का पूरा ज्ञान, ओके। देन दूसरा पॉइंट है हमारा रोग के अनुसार शरीर में होने वाली बदलाव की जानकारी। ओके, देन हमारा तीसरा पॉइंट है
हर रोगी के लिए पोषक तत्वों की हर रोगी के लिए हर रोगी के लिए पोषक तत्वों की दैनिक पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकताओं में बदलाव दैनिक आवश्यकताओं में बदलाव। ओके, देन तीसरा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा विभिन्न चौथा पॉइंट है हमारा विभिन्न भाषाओं में रोगी से प्रभावी बातचीत करने की क्षमता। ओके, देन हमारा लास्ट पॉइंट है खान पान का रिकॉर्ड रखना। खान पान का रिकॉर्ड रखना। रोगी की मानसिक स्थिति को समझना। रोगी की मानसिक स्थिति को समझना। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। ओके, जो कि आवश्यक ज्ञान और समझ के अंतर्गत आते हैं। अगर आप कोई नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनने की सोच रहे हैं या फिर आप आहार विशेषज्ञ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये सारे ज्ञान होने चाहिए, ये सारी समझ आपको होनी चाहिए। देन अब हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे की हमारी जो हेडिंग है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आवश्यक योग्यता। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, कैसा ज्ञान और समझ होना चाहिए एक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ या फिर आहार की विशेषज्ञ बनने के लिए। अब उसके बाद हमें योग्यता क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली योग्यता जो है 10th+2, ठीक है, 10th+2 स्तर पास, 10th+2 स्तर का पास होना चाहिए, वो भी किसी भी सामान्य बोर्ड से। ओके, ठीक है।
योग्यता जो है वह है ठीक है, हमारी दूसरी योग्यता जो है वह है बीएससी होम साइंस ठीक है, बीएससी होम साइंस या फिर बीएससी डिग्री पोषण विज्ञान में होना चाहिए, या फिर बीएससी डिग्री पोषण विज्ञान में होना चाहिए। में स्नातकोत्तर डायट्रिक्स में स्नातकोत्तर होना चाहिए। डिप्लोमा या एमएससी डिप्लोमा या एमएससी होना चाहिए। ओके, शिक्षा व शोध के लिए ओके, शिक्षा व शोध के लिए हम देख लेते हैं। शिक्षा व शोध के लिए पहला पॉइंट है हमारा एमएससी के बाद यूजीसी परीक्षा नेट पास होनी चाहिए। नेट पास होनी चाहिए। ओके, जो यूजीसी नेट एग्जाम करवाता है ना, तो वो नेट एग्जाम आपको पास होना चाहिए। देन दूसरा पॉइंट है पास होनी चाहिए और पीएचडी या उच्च शिक्षा में शोध कार्य किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गए हमारे योग्यता के बारे में। ओके, अगर आप आहार विशेषज्ञ या
नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको ये योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम आहारिकी में जीविका के अवसर, जीविका के अवसर, ओके। तो पहला अवसर क्या है? अस्पताल, जिम, विद्यालयों में आहार विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ, आहार सलाहकार या आहार सलाहकार या चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ, ओके। देन हमारा तीसरा पॉइंट है चिकित्सकीय शोध, चिकित्सकीय शोध, शैक्षणिक शोधकर्ता, ओके। देन हमारा चौथा पॉइंट है तकनीकी व्याख्या लेखन, ओके। देन पांचवा है हमारा अस्पतालों में भोजन सेवा, अस्पतालों में भोजन सेवा, प्रस्ताव प्रबंधक, ओके। देन हमारा छठा पॉइंट है तो छठा पॉइंट है हमारा पोषण विपणन, उद्योगों और कंपनियों में सलाहकार, ओके। तो ये हो गए हमारे जीविका के अवसर। पहले हमने ज्ञान और समझ के बारे में देखा। अगर आप नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या समझ और कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए। देन दूसरी हेडिंग थी हमारी कि हमारे अंदर योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। देन तीसरी हेडिंग है हमारी जीविका के अवसर। अगर हम
नैदानिक पोषण विशेषज्ञ या आहार विशेषज्ञ के बारे में सोच रहे हैं करियर में, तो हमें कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके सारे अवसर, जिसे आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा ये जो 12th होम साइंस का सेकंड चैप्टर था वह आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देन मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, इसलिए आप क्लास को एंजॉय कीजिए, अपने सिलेबस को कवर कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वह इस लेसन से संबंधित संभावित जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाले, वो उन सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास आपको जो मिलेगा वह क्वेश्चन के बारे में मिलेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।